नमस्कार। आज बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ और उसमें भारत के रोल की। ये एक कह सकते हैं डिप्लोमेटिक टाइट वॉक जैसा है। मतलब एक ऐसी रस्सी पर चलना जहां एक तरफ भारत के अपने हित हैं और दूसरी तरफ बहुत बड़ी चुनौतियां। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये एससीओ आखिर है क्या चीज? क्या ये कोई एंटी वेस्ट गुट है या फिर ये बस राइवल्स का एक क्लब है? मतलब भारत, चीन, रूस जैसे देश साथ तो दिखते हैं, पर असल में सबके अपने अपने एजेंडा हैं। और सच कहूं तो यही टेंशन इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो एससीओ है क्या, फिर भारत इसके जरिए हासिल क्या करना चाहता है, इसके अंदर की कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं, फिर वो कनेक्टिविटी वाला ग्रेट गेम, भारत की बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, और आखिर में ये जो बीच का रास्ता भारत ने चुना है उसकी कीमत क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया के रोल को समझना है तो पहले खुद इस ऑर्गेनाइजेशन को समझना होगा। ये एक तरह से एक नए ग्रेट गेम का स्टेज बन गया है। ऑफिशियली अगर देखें तो एससीओ शंघाई स्पिरिट के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब यह है क्या? बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी का सम्मान, कॉमन डेवलपमेंट, ये सारी अच्छी अच्छी बातें। सुनने में तो कागज पर तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत इन सब बातों से नहीं बल्कि सिक्योरिटी कंसर्न से हुई थी। एससीओ का जो फाउंडिंग मिशन था वो था 3 बुराइयों से लड़ना। कौन सी 3 बुराइयां? टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। मेन फोकस यही था। तो सवाल उठता है कि अगर इसका फोकस ये सब था तो फिर इंडिया ने 2017 में इसे क्यों ज्वाइन किया? असल में इसके पीछे भारत के अपने बहुत हाई स्टेक्स इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो वो इंटरेस्ट हैं क्या? सबसे पहले तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से निपटना, दूसरा सेंट्रल एशिया की एनर्जी और मार्केट्स तक पहुंच बनाना, तीसरा रीजनल कनेक्टिविटी को पुश करना, और हाँ, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाना, ये भी एक बड़ा मकसद है। और ये जो एनर्जी वाला पॉइंट है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। देखिए, इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 15% किया जाए। अब इसके लिए एससीओ के जो एनर्जी रिच मेंबर्स हैं जैसे रूस और सेंट्रल एशियाई देश, वो इंडिया के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एससीओ के लिए अपना एक विजन दिया था, सिक्योर। इसमें हर अक्षर का एक मतलब है। एस सिक्योरिटी, ई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी कनेक्टिंग द रीजन, यू यूनाइटिंग पीपल, आर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी और ई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इससे साफ है कि इंडिया एससीओ को सिर्फ एक सिक्योरिटी ग्रुप की तरह नहीं देखता। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि एससीओ के अंदर इतने गहरे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतने विरोधाभास हैं कि ये एक बहुत ही अनईजी, मतलब असहज सा गठबंधन बन जाता है। देखिए, इंडिया ने एससीओ के प्लेटफॉर्म पर हमेशा टेररिज्म को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स की बात उठाई है। भारतीय लीडरशिप ने खुलकर कहा है कि जो देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उन्हें अकाउंटेबल बनाना ही होगा। अब ये इशारा किस तरफ है, ये हम सब जानते हैं। तो ये है सबसे बड़ा पैराडॉक्स। एक तरफ एससीओ का ऑफिशियल गोल है टेररिज्म से लड़ना, और दूसरी तरफ चैलेंज ये है कि कुछ मेंबर देश ही टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। और फिर आता है चाइना चैलेंज। बीजिंग चाहता है कि एससीओ को एक चाइना लेड एंटी वेस्ट फोरम बना दिया जाए, और ये इंडिया की मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी से सीधा सीधा क्लैश करता है, क्योंकि इंडिया तो सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। चलिए अब बात करते हैं उस ग्रेट गेम की जो पूरे यूरेशिया में चल रहा है, और ये गेम है कनेक्टिविटी का। इसे आप बैटल ऑफ कॉरिडोर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ 2 कंपीटिंग विजन्स हैं। एक तरफ है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, और उसका हिस्सा CPEC जो POK से गुजरता है और इंडिया की सॉवरेनिटी का सीधा सीधा वायलेशन है। और इसके जवाब में इंडिया किसे पुश कर रहा है? ISTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट को। इकोनॉमी के मोर्चे पे भी एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली चीन के साथ। दोनों देशों के बीच ट्रेड इम्बैलेंस, मतलब व्यापार असंतुलन, आसमान छू रहा है। 2024-25 में ट्रेड डेफिसिट 99.2 बिलियन डॉलर्स था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर है। और ये निर्भरता
कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स में तो बहुत ही ज्यादा है। सोचिए जरा, एंटीबायोटिक्स के लिए हम 98% चीन पर निर्भर हैं, सिलिकॉन वेफर्स के लिए 97%, और सोलर सेल्स, लिथियम आयन बैटरीज, इन सब के लिए 75% से भी ज्यादा। जाहिर है, ये बीजिंग को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच इंडिया कर क्या रहा है? यहीं पर आती है इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्लेबुक, उसका डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट। इस टाइमलाइन को देखिए, ये इंडिया की संधी हुई चाल को दिखाता है। 2017 में इंडिया फुल मेंबर बना, फिर जुलाई 2024 में पीएम की जगह विदेश मंत्री समिट में गए। हाल ही में पीएम मोदी शी और पुतिन से मिले तो, लेकिन चीन की मिलिट्री परेड को स्किप कर दिया। और एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विन, जब तियानजिन डिक्लेरेशन में पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की गई। ये सब सोचे समझे कदम है। तो संक्षेप में इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? 1. अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना। 2. सीपैक की आलोचना कर सॉवरेनिटी के मुद्दे को जिंदा रखना। 3. एससीओ के ही मंच का इस्तेमाल कर आतंक की निंदा करना। और 4. समिट के साइडलाइंस पर की मेंबर्स के साथ बायलैटरल टॉक्स करना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, जिसे कुछ लोग फेंस सिटिंग भी कहते हैं, इसकी एक कीमत है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक अनअवॉइडेबल चॉइस है? देखिए, इस स्ट्रैटेजी से इंडिया को वक्त तो मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन इस स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी के, मतलब इस अस्पष्टता के अपने खतरे हैं। ये एक टेम्पररी फिक्स हो सकता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो कीमत क्या हो सकती है? पहली, गहरी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी आपके राइवल्स को लेवरेज देती है। दूसरी, आपके एलाइज आपकी हिचकिचाहट से इम्पेशेंट हो सकते हैं। तीसरी, आपके दुश्मन इस एम्बिग्विटी का फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा कि ये दुनिया जो तेजी से दो गुटों में बंट रही है, उसमें इंडिया कहीं अकेला ना रह जाए, लिमिटेड ऑप्शंस के साथ। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर पहुंचते हैं। क्या इंडिया इस बैलेंसिंग एक्ट को हमेशा जारी रख सकता है, या फिर उसे एक साइड चुननी ही पड़ेगी? इस सवाल का जवाब ही भविष्य में इंडिया का ग्लोबल रोल तय करेगा।